MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार। देश का नंबर 1 शो आप देखना शुरू कर चुके हैं। ये भारत की बात है और आपके साथ मैं हूं विवेक, इसलिए बराबर कहता हूं कुर्सी की पेटियां जरूर बांध लीजिए। और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। खबर यह है कि चुनावी साल है और बवाल मचा है। अखिलेश हो या फिर ममता बनर्जी, सभी ने अपनी कमर कस ली है। तो बंगाल टू यूपी, ममता अखिलेश वर्सेस योगी। अब तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सबने कमर कस ली है, लेकिन टारगेट पर हिंदू हैं, सनातनी हैं। और फिलहाल ये तस्वीरें बयां कर रही हैं किस तरीके से इलेक्शन के पहले जो वायरल वीडियो है ये बता रहा है कि चुनावी साल में ममता और अखिलेश ने सनातनियों के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। কালো মেঘের ছায়া যে আজ এই বাংলার বুকে, ভয়ের চোটে আম জনতা মরছে ধুকে ধুকে। কালো মেঘের ছায়া যে আজ এই বাংলার বুকে, ভয়ের চোটে আম জনতা মরছে ধুকে ধুকে। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो सनातनी है वो किस तरीके से दंगाई का रूप ले चुके हैं। ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश ममता समर्थकों की तरफ से की जा रही है। ছায়া যে আজ এই বাংলার বুকে, ভয়ের চোটে আম জনতা মরছে ধুকে ধুকে। কালো মেঘের ছায়া যে আজ এই বাংলার বুকে, ভয়ের চোটে আম জনতা মরছে ধুকে ধুকে। পায়ে পায়ে খাচ্ছে तो ये पूरा वायरल वीडियो है जिसमें सनातनियों को दंगाई दिखाने की कोशिश की जा रही है। यानी चुनावी साल में मुद्दों से अलग मुद्दों में शामिल सनातनी है। अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दंगा करने वाली बाबरी ब्रिगेड को आप देख पाएंगे। यहां पर ये शांति दूत की भूमिका में होते हैं। बाबरी ब्रिगेड वाले शांति दूत की भूमिका में होते हैं, लेकिन जो सनातनी, जो संत जमीन पर उतरकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं, ममता की नजर में वो दंगाई है। फिलहाल ये तस्वीरें बता रही हैं और ये सिर्फ एक उदाहरण है। लेकिन इसके बाद अगली तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि अखिलेश किस तरीके से इस चुनावी माहौल में अपने हाथ भी गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये अखिलेश यादव का पोस्ट ये बताता है कि ये कोई भी मौका जाने नहीं दे रहे। और ये मौका नहीं बल्कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक वार किया जा रहा है, कुछ तस्वीरों के जरिए तो कुछ सोशल मीडिया के जरिए। तो अखिलेश यादव का ये प्रहार, ये बुलडोजर एक्शन के खिलाफ नहीं बल्कि सनातनियों को टारगेट करके किया जा रहा है। काशी में बुलडोजर एक्शन, लेकिन अखिलेश इसे भुनाना चाह रहे हैं। लेकिन बाबा ने भी कुछ स्पष्ट किया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये मणिकर्णिका घाट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने ये सारी चीजें देखी, इसमें से कहीं ना कहीं साजिश की बू आती है और योगी ने भी तुरंत ही इस पर अटैक किया, वो भी अपने अंदाज में। काशी को बदनाम करने की जो साजिश हो रही है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। और मैं चेतावनी दूंगा, जो यही जनरेटेड वीडियो के माध्यम से जनता जनार्दन को गुमराह करके और भड़काने वाली कार्रवाई कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सरकार एक तरफ जन भावनाओं का सम्मान करेगी, लेकिन कोई भी ऐसी भड़काने वाली कार्रवाई जो जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली होंगी और लोगों को भड़काने वाली होंगी, उसको भी स्वीकार नहीं करेगी। तो कोई भी जनभावना के साथ खिलवाड़ करने वाले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि जनमानस और उनकी भावनाएं ही योगी की प्राथमिकता है। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अतिक्रमण पर प्रहार लगातार जारी है, बुलडोजर एक्शन में है। आप एक लाइन में इस बात को समझिए कि बुलडोजर न्याय कर रहा है। जहां जहां अवैध है उसे वैध बनाने की कोशिश कर रहा है। उत्तर प्रदेश के बहराइच से ये तस्वीरें।
प्रदेश में ही नहीं बल्कि राजस्थान में भी बुलडोजर गरज रहा है। ये तस्वीरें देखिए, ये आदिल का किला जो अवैध तरीके से बनाया गया था और बहुत बड़ा किला था, उसे जमींदोज कर दिया गया। 9 बजे जा जब बुलडोजर पर बात नहीं बनी, कुछ एक्शन नहीं हुआ, तो अब देखिए माघ मेले पर प्रहार शुरू हो गया। विपक्ष माघ मेले को टारगेट करने में जुट गया। वहां पर शंकराचार्य पहुंचते हैं, उनके साथ देखिए किस तरीके से वो जाना चाहते हैं अपने पूरे लाव लश्कर के साथ, लेकिन प्रशासन ने चुस्ती दिखाई थी। प्रशासन शांतिपूर्ण तरीके से सभी को स्नान करा रहा था, लेकिन अब माघ मेले में पुलिस वर्सेस अविमुक्तेश्वरानंद की एक नई जो जंग है वो छिड़ गई है, जो तस्वीरों में दिख रही है। इन तस्वीरों को आप देख पा रहे हैं, लेकिन शंकराचार्य का खुलेआम आरोप है। शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि उन्हें जाने नहीं दिया गया, उन्हें अपनी पालकी में बैठकर स्नान नहीं करने दिया गया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जो फौज, जो पुलिस तैयार थी विधि व्यवस्था को सुचारू बनाने में लगी थी, उन्हें रोकने के लिए नहीं, तो भगदड़ जैसे हालात बन सकते थे। आखिर इसका जिम्मेदार कौन होता? इस बात पर शंकराचार्य ने कुछ भी नहीं कहा। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि शंकराचार्य का रथ, जिसे रोकने की बात वो कह रहे हैं कि रोक दिया गया, उन्हें स्नान नहीं करने दिया गया। हम आपको सच्चाई बता रहे हैं। सच्चाई ये है कि प्रशासनिक व्यवस्था वहां पर सुचारू तरीके से मुकम्मल करके रखी गई थी, लोगों को स्नान करा रही थी, लेकिन बाबा के साथ एक अपार भीड़ थी और उसे संभालने के लिए कहीं कुछ अनिष्ट ना हो जाए, इसलिए उन्हें रोका गया। लेकिन एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ विरोध का स्वर देखा आपने, लेकिन यहां देखिए जो माघ मेले में जो पुण्य स्नान करने आए हैं उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है, उनका कुछ ऐसे स्वागत हो रहा है। तो तकरीबन 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है माघ मेले में पुष्प वर्षा, और जहां भी नजरें जाती हैं इस घाट के किनारे किनारे हेलीकॉप्टर की मदद से यहां पर पुष्प वर्षा की गई, यानी कि जो आए हैं, जो श्रद्धालु आए हैं, उनका भव्य स्वागत हो रहा है। छाया जे अजय बांगलार बुके हालो में घेर छाया। हिंदुओं को दंगाई बताने की साजिश, चोटे आम जनता मोर्चे, हिंदुओं को हिंसक दिखाने की साजिश, और सुलगते बंगाल की बाबरी ब्रिगेड को हीरो बताने का प्लान। चोटे आम जनता मोर्चे रुके रुके। सियासत का वो रंग जिस पर योगी ने स्ट्राइक ना की होती तो हर हिंदू दागदार दिखता। हिंदुओं के खिलाफ जो पैटर्न बंगाल ने अपनाया, काशी के बहाने वही चाल यूपी में चली गई। टारगेट बीजेपी थी, लेकिन रणनीति हिंदुओं का बंटवारा था। धरती पर किसी राजा ने इतने मंदिर नहीं तोड़े होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी ने पौराणिक मंदिरों को तोड़ा है। तो ये ऐसे ही हैं, और पूरा काशी का सब बुरा कर दिया, ना क्यूटो बना ना काशी रही। हालांकि अखिलेश का राजनीतिक रंग जमता इससे पहले योगी ने ऐसी स्ट्राइक की कि साजिश के पीछे का हर चेहरा बेनकाब हो गया। जो एआई जनरेटेड वीडियो के माध्यम से जनता जनार्दन को गुमराह करके और भड़काने वाली कार्रवाई कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सरकार एक तरफ जन भावनाओं का सम्मान करेगी, लेकिन कोई भी ऐसी भड़काने वाली कार्रवाई जो जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली होंगी और लोगों को भड़काने वाली होंगी, उसको भी स्वीकार नहीं करेगी। बात यहीं खत्म नहीं हुई। महाकुंभ जैसा भव्य माघ मेला भी विवादों में आया, जब शंकराचार्य का बालहट वर्सेस व्यवस्था की लड़ाई छिड़ गई। तो बंगाल हो या फिर उत्तर प्रदेश, टारगेट पर योगी आदित्यनाथ हैं। जो तैयारी उन्होंने की, खासकर उन भक्तों के लिए, उनके लिए व्यापक इंतजाम के लिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि चुनावी साल है। हम आपको बता रहे हैं कि बंगाल से यूपी तक राजनीतिक फायदे के लिए हिंदू टारगेट पर हैं। बंगाल में जहां कल तक मुर्शिदाबाद हिंसा की आग में जल रहा था, सबने देखा, उसी बंगाल से आज हिंदुओं के खिलाफ
एक बड़ी साजिश रची गई। दंगाइयों पर तो कोई सवाल नहीं उठे, उल्टे हिंदुओं को दंगाई बताया गया। कथित टीएमसी समर्थक पेज ने एक्स पर एक विवादित वीडियो जारी कर दिया। वीडियो में हिंदुओं को दंगा करते, मारपीट, आगजनी करते हुए दिखाया गया है। अब सवाल यह है, क्या यह वीडियो राजनीतिक फायदे के लिए बनाया गया? सवाल यह है कि राजनीति के लिए आखिर हिंदुओं पर इस तरह के हमले क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि यूपी में भी ठीक इसी तरह का पैटर्न देखने को मिला है। यहां काशी में बुलडोजर के बहाने विपक्ष हिंदुओं को बांटने में जुट गया है। अखिलेश यादव ने एक्स पर काशी में बुलडोजर चलने के मुद्दे को उठाया। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी जमीन कब्जाने के लिए मंदिरों को नष्ट कर रही है। अखिलेश ने कहा कि धरती पर इतने मंदिर किसी राजा ने नहीं तोड़े होंगे। यानी अखिलेश बीजेपी को मंदिर तोड़ने वाला साबित करने में जुट गए हैं। यानी अखिलेश की जो प्लानिंग है वो बिल्कुल अलग तरह की चल रही है। लेकिन अखिलेश यादव की जुबानी सुनना बेहद जरूरी होगा कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं, तरीका क्या है और नजर कहां है। धरती पर किसी राजा ने इतने मंदिर नहीं तोड़े होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी ने पौराणिक मंदिरों को तोड़ा है। और यही नहीं, हम एक मंदिर बना रहे हैं, बीजेपी वाले उसमें तंगड़ी लगा रहे हैं। बताइए आप, हर बार कुछ ना कुछ करते हैं उसमें। तो ये ऐसे ही है और पूरा काशी का सब बुरा कर दिया, ना क्यूटो बना ना काशी रही। तो अखिलेश के हर दांव को योगी हो या फिर संत समाज ये बता रहा है कि ये हिंदू विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं। देखिए क्या कहते हैं। काशी को बदनाम करने की जो साजिश हो रही है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। मणिकर्णिका पहले क्या थी, आज क्या है, और आगे हम उसको कैसे इस सीएसआर फंड का उपयोग करते हुए कैसे उसके पुनरुद्धार के कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा रहा है, जिससे किसी भी प्रियजन के अंतिम विदाई के समय सम्मानजनक ढंग से वहां पे साफ सुथरे वातावरण में मां गंगा के सानिध्य में उन्हें अंतिम संस्कार के कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा सके। और मैं चेतावनी दूंगा, जो यही जनरेटेड वीडियो के माध्यम से जनता जनार्दन को गुमराह करके और भड़काने वाली कार्रवाई कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सरकार एक तरफ जन भावनाओं का सम्मान करेगी, लेकिन कोई भी ऐसी भड़काने वाली कार्रवाई जो जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली होंगी और लोगों को भड़काने वाली होंगी, उसको भी स्वीकार नहीं करेगी। टीएमसी तोड़फोड़, टी से तोड़फोड़, एम से मानसिकता, सी से करने वाली, ये तोड़फोड़ मानसिकता करने वाली पार्टी है जो बता रहा हिंदुओं को दंगाई। निश्चित मानिए हिंदू आज से अंत तक सदैव सरल शीतल रहा है। ताकि रही भावना जैसी हर मुहूर्त देखी तैसी, तो इसलिए इसकी भावनाएं दूषित है और इस विरोध, इस बयान का हम जोरदार, हमारा संत समाज विरोध दर्ज करता है अपना। जो जिहादी मानसिकता और सरकारी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं, जो हमारे मंदिरों के पास ज़बरदस्ती मज़ारे बना दे रहे हैं, आसपास हमारे सनातन संस्कृति को मिटाना चाहते हैं, उन पे बुलडोजर चल रहा है ना। काफ़ी के लोग खुश हैं। ये भ्रमित किया जा रहा है हिंदुत्व को। हिंदुत्व भ्रमित होने वाला नहीं है, वो सच जान चुका है। तो संतों का गुस्सा आपने देखा। संत समाज पूछ रहे हैं कि आखिर ये विरोध का जो एक्शन हो रहा है वो क्यों हो रहा है। कल ही हमने देखा कि किस तरीके से बंगाल जल रहा था, लेकिन जो टीएमसी के समर्थक थे वीडियो बना रहे थे, वो हिंदू सनातनियों को एक गलत तरीके से पेश करने की इच्छा के साथ एक वीडियो शेयर कर रहे थे, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो टीएमसी सपोर्टर हिंदू विरोधी वीडियो जारी कर रहे थे और बंगाल जल रहा था। लेकिन इसके अलावा जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, माघ मेले की तस्वीरों को जोड़ते हैं। माघ मेले की तस्वीरों पर आप देखेंगे कि शंकराचार्य आते हैं, सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन आखिरकार ऐसी व्यवस्थाओं में लोच पैदा करने की कोशिश क्यों की गई, ये भी एक सवाल है। और जो कुछ भी आज माघ मेले में हुआ वो हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है। लेकिन यह सवाल आपके जहन में होगा कि आखिर शंकराचार्य, उनके भक्तों ने ऐसा क्यों किया होगा? क्या कुछ प्लानिंग चल रही थी? क्या था इसके पीछे? वो सच हम आपको बताते हैं। तो यूपी में माघ मेला अपनी भव्यता के साथ चल रहा है। मौनी अमावस्या तक माघ मेले में 2 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन जिस मेले में सब कुछ सही चल रहा था, वहां शंकराचार्य भड़क जाते हैं।
विवाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के रथ से संगम जाने की जिद पर खड़ा होता है। प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से रथ को आगे बढ़ने से रोक दिया। पुलिस का तर्क था कि बिना अनुमति रथ ले जाना जोखिम भरा है, क्योंकि इससे महाकुंभ की तरह भगदड़ हो सकती है, अव्यवस्था फैल सकती है। रथ रोके जाने पर शंकराचार्य समर्थकों ने कड़ा विरोध करना शुरू कर दिया। समर्थकों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक होती है और ऐसे में बात बढ़ती चली जाती है। शंकराचार्य ने प्रशासन पर आस्था के अपमान का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि साधु संतों के सम्मान से समझौता किया गया। नाराज शंकराचार्य ने संगम स्नान न करने का फैसला लिया और बिना स्नान किए प्रयागराज से लौटने का उन्होंने ऐलान कर दिया, जबकि प्रशासन का कहना था उस वक्त संगम पर भारी भीड़ मौजूद थी और किसी भी विशेष मूवमेंट से भगदड़ का खतरा बन सकता था और इन्हीं वजहों से नियमों के तहत शंकराचार्य के रथ को रोकना बेहद जरूरी हो गया था। यह कोई पहला मौका नहीं जब शंकराचार्य सरकार से आमने सामने आए हों। पहले भी योगी सरकार के फैसलों पर खुलकर बोलते रहे हैं और शंकराचार्य ने इससे पहले भी कई बातें उठाई हैं। चलिए, शंकराचार्य के तर्क अपनी जगह है, प्रशासन का तर्क अपनी जगह है, लेकिन शंकराचार्य को सुनना जरूरी है। देखिए क्या कहते हैं, उन्हें क्यों रोका गया। जब हमको रोका जा रहा है तो हम क्यों आगे जाएं? हम तो प्रशासन को सहयोग करना चाहते हैं। अब ये तो प्रशासन बताए, हमें तो कोई समस्या नहीं है। अब इसीलिए हमने कहा वापस चलो। क्या समस्या है ये प्रशासन बताएगा। 300 किलोमीटर का जाम लगता है, कुप्रबंधन नहीं है तो क्या है। जो लोग वहां पर पहुंचे हैं 25-25, 30-30 किलोमीटर उनको पैदल चलना पड़ता है। जो वहां पर जल स्नान के लिए धारा आ रही है उसमें मल जल मिला हुआ है गंदे नालों का, और उसी में आप करोड़ों करोड़ लोगों को नहाने के लिए विवश किए हुए हैं। कुप्रबंधन नहीं है तो क्या है। तो बात अपनी जगह है, लेकिन योगी आदित्यनाथ और उनकी जो फोर्स है, न्याय वाला पंजा है, वो फुल एक्शन में है। और इस बार बात आदिल की थी तो पंजा यहां भी चल गया, बुलडोजर चला, आदिल का किला हिल गया। तस्वीरें जरा देखिए कि किस तरीके से उस किले को ढहा गया जो अवैध तरीके से जिसका निर्माण किया गया था। हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि देखिए कैसे अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हुआ और लगातार ये एक्शन जारी है हर उस अवैध इमारत पर। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां अवैध निर्माण पर बुलडोजर की दहाड़ इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। और बिल्कुल ठीक इसी तरह राजस्थान के कोटा में वो तस्वीरें भी हम ला रहे हैं। यहां पर राजस्थान के कोटा में बुलडोजर एक्शन हुआ। ये जो इमारत आप देख पा रहे हैं, ये इमारत अवैध तरीके से बनाई गई थी जिसे पूरी तरीके से डिमोलिश किया गया, नेस्तनाबूद किया गया। जिस आदिल मिर्जा ने अपराध की कमाई से बड़े बड़े भवन बनाए, बड़े बड़े आलीशान कोठियां बनाई, वो सभी जमींदोज हो रही हैं। और एक के बाद एक तस्वीरें ये बता रही है कि बुलडोजर किस तरीके से उसे जमीन में यानी मिट्टी में मिला रहा है और जो कोई भी अवैध होगा, जहां भी होगा, वो नष्ट होगा। और इसके बाद योगी फोर्स ने सहारनपुर में क्या किया, वहां डुगडुगी बजा दी। अब देखिए वहां पर पुलिस पहुंचती है, डुगडुगी बजाती है, मुनादी करती है, जाहिद की डुगडुगी बज गई और 15.5 करोड़ की संपत्ति कुर्की गई। गोकस जाहिद पुत्र मुनफैद, निवासी ग्राम हुसैनाबाद बनवाड़ा, थाना रतनपुरी, मुजफ्फरनगर की बेनामी संपत्ति, डाटा संख्या 1904, क्षेत्रफल 0.71 हेक्टेयर, जो ग्राम हुसैनाबाद बनवाड़ा में स्थित है, को धारा 14 गैंगस्टर एक्ट में कुर्क कर जब्त किया जाता है। इसमें श्रीमान तहसीलदार महोदय बुढ़ाना को तो बुलडोजर दहाड़ रहा है, प्रशासन की डुगडुगी बज रही है, हर अवैध को वैध करने की कोशिश की जा रही है और कुछ उत्तर प्रदेश में ऐसे ही एक खुशनुमा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। किया जाता है आदेश दिनांक 2/1/2026। योगी राज अपराध का एक ही अंजाम, बुलडोजर। पीले पंजे का प्रहार और अपराधियों में हाहाकार की तस्वीर यूपी से राजस्थान तक दिखाई दी। जिस बुलडोजर पर विपक्ष पॉलिटिक्स करते नहीं थकता, उसी पीले पंजे ने इंसाफ की नई कहानी लिख दी और जो बच गए उनकी डुगडुगी बजा दी। सूचित किया जाता है आदेश दिनांक
21/2026 के क्रम में मैनपुर कर जब्त किया जाता है। यानी कट्टरपंथी हो या काली कमाई के सरदार, बुलडोजर सब पर असरदार नजर आ रहा है, क्योंकि योगी का मैसेज साफ है, अपराध का इलाज बुलडोजर है। अपराध और अपराधियों को बख्शेंगे नहीं, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी। और तब भी मैंने कहा था, माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। योगी का यही बुलडोजर मॉडल कभी मुंबई, कभी गुजरात तो कभी महाकाल में इंसाफ की राह दिखाता है। राजस्थान भी अब उसी मॉडल से आदिल और हजरत गुड्डू जैसे अपराधियों का हिसाब कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश में डुगडुगी बज रही है, बुलडोजर गरज रहा है और सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर कि तब भी वैसे लोग जिद पर अड़े हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। इस सवाल का आंसर भी यानी कि जवाब भी हम बताते हैं आपको कि कैसे क्या होता है। उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ योगी फोर्स का ऑपरेशन जारी है और यूपी पुलिस कहीं कहीं कुर्की कर रही है, कहीं बुलडोजर चल रहा है। मैनपुरी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर से एक बड़ी कार्रवाई की गई। अवैध तरीके से बनाई गई कॉलोनियों को बुलडोजर ने बिल्कुल ध्वस्त कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। यह निर्माण अवैध तरीके से बनाया जा रहा था जिसका लोग विरोध कर रहे थे। वहीं मुजफ्फरनगर में पुलिस ने गैंगस्टर जाहिद के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई कर दी। क्या हुआ कि गैंगस्टर जाहिद की करीब 15 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई और गैंगस्टर जाहिद ने ये संपत्तियां अपराध से कमाई की बनाई थी। दोनों घटनाओं ने साफ संकेत दी कि यूपी में कानून व्यवस्था अब सख्त है, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है। अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर मॉडल से रोकथाम का पैमाना सेट है तो अपराधियों का एनकाउंटर और कुर्की से यूपी में इलाज जारी है। ठीक इसी तरह राजस्थान में भी योगी मॉडल से कार्रवाई हो रही है। वहां भी पीला पंजा गरज रहा है। कोटा पुलिस ने आदिल नाम के अपराधी की हवेली पर बुलडोजर चढ़ा दिया। आदिल पर डकैती, फसाद और पुलिस पर अटैक जैसे मामले दर्ज हैं। तो यहां भी बुलडोजर चला और कुल मिलाकर बुलडोजर की कार्रवाई से इतना तो तय है कि खासकर वैसे लोग जो गलत तरीके से, गलत नियत से कुछ बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, उन्हें सजा मिलती है। संजय कुमार एसएसपी सहारनपुर क्या कह रहे हैं, सुनिए। एक गोकस का जो गैंगस्टर एक्ट का मुलजिम था, जाहिद नाम था, उसके 2 अंशदस्त थे, खालिद और आमिर। इसकी रिपोर्ट आई थी कि इसने गोकशी के द्वारा तमाम प्रॉपर्टी अर्जित की है, चाहे वो घर बनाने का हो या जमीन खरीदने का हो या दुकानों का हो। गैंगस्टर एक्ट के तहत 14(1) के तहत जो गैंगस्टर का जो एक सब सेक्शन होता है उसके तहत 15 करोड़ 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी आज कुर्क की गई है। चलिए धोखे से धमाके की धमकी देने वाले पाकिस्तान की बात करते हैं, जिसके घर के भीतर खुद धमाके हो रहे हैं और एक नहीं 24 घंटे के अंदर 2 बड़े धमाके। तो पाकिस्तान में सीक्रेट धमाका कर कौन रहा है, यही सवाल है। लेकिन पहले देखिए धमाकों की तस्वीर, उसकी आवाज को जरा महसूस कीजिए। कराची में धमाका होता है। कराची के एक मॉल में जोरदार धमाके के बाद अफरा तफरी मच जाती है, लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तो कराची के मॉल में आग कैसे भड़की, किसने आग लगाई, किसने धमाका किया, ये एक सवाल है। लेकिन मॉल में जो आग लगी उसके बाद मुनीर टेंशन में है कि आखिर ये आग लगा कौन रहा है, धमाका कौन कर रहा है। लेकिन कुछ और तस्वीरें, कराची में आग लगने से कोहराम बच गया और जो मुनीर है उसकी टेंशन और बढ़ गई, क्योंकि अभी तक सोच में पड़े हैं कि आखिर इस धमाके के पीछे रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। तो आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस आग लगाने वाले के हाथ को पकड़ने की कोशिशें भी हो रही हैं, लेकिन पता नहीं चल पा रहा। लेकिन हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कल ही कराची पोर्ट पर धमाका हुआ था, तब भी खबर ऐसी आई कि मुनीर परेशान है। मुनीर के सिर पर चिंता की जो लकीरें साफ दिखने शुरू हो गई थी। कराची पोर्ट पर धमाके के बाद कैसे आग लगी थी और उस वक्त भी मुनीर की हालत खराब थी। और इस बीच खबर आ रही है कि जो लश्कर का आतंकी है गफ्फार, उसकी भी मौत हो गई है। आप समझिए, ये अभी दावा किया जा रहा है, क्योंकि गफ्फार जिसे आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये बताया जा रहा है दावे के मुताबिक कि उसकी मौत हो गई है। तो एक बड़ा दावा है, क्योंकि ये लश्कर का बड़ा आतंकी है। हालांकि मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई हैं।
और अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अभी भी ट्रेस आउट किया जा रहा है। कश्मीर के किश्तवाड़ की ये तस्वीरें जिसमें आप देख पाएंगे आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ जारी है। आतंकी चिन्हित कर लिए गए हैं, तलाश कर मारा जा रहा है। तो लगातार फायरिंग की आवाज बता रही है कि किस तरीके से जो सुरक्षा बल हैं जवाब दे रहे हैं, उन आतंकियों को धराशायी कर रहे हैं और जहन्नुम पहुंचा रहे हैं। तो आतंकी साजिश के बाद ये तस्वीरें जो कि कम होने का, रुकने का नाम नहीं ली। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजे जा रहे हैं, कभी उन जगहों को चिन्हित करने के लिए जो सैन्य ठिकाने हैं, और भारत की जो सुरक्षा तंत्र है वो लगातार उन ड्रोन्स पर हमले कर रहा है, उसे हवा में ही मार गिराया जा रहा है। तो कुल मिलाकर 5 से 6 ड्रोन को भारतीय सेना अब तक गिरा चुकी है। आसमान में ही उसे ट्रेस आउट किया जा रहा है, गिराया जा रहा है। और इस बीच इंडियन आर्मी का एक टीजर लॉन्च हुआ है, ऑपरेशन का टीजर है। तारीख कब होगी ये इंडियन आर्मी को पता है, लेकिन जरा टीजर देखिए। बंकर में छिपा मुनीर हिंदुस्तान के खिलाफ नई साजिश रच रहा है। ड्रोन से बॉर्डर पर इंडियन आर्मी की तैयारियों की निगरानी कर रहा है। जैश और लश्कर आतंकियों को भारत भेज रहा है, लेकिन भूल गया है वो अपनी मौत को दावत दे रहा है। मुनीर की यह साजिश उस वक्त हो रही है जब आर्मी चीफ पाकिस्तान में एक्टिव आतंकी ठिकानों को टारगेट पर ले चुके हैं। आतंकियों के ठिकानों की तरफ ब्रह्मोस का रुख मोड़ चुके हैं, एक और ऑपरेशन का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन यह ऑपरेशन कब होगा, कैसे होगा, कैसा होगा और कहां होगा, यह ऑपरेशन लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। हम उसके नजर रखे हुए हैं, उसकी खबर कोशिश करते हैं हासिल करने की, और अगर कोई ऐसे दोबारा हरकत हुई तो हम जरूर उसको, जो हमारा इरादा है, हम उसको जरूर अंजाम देंगे। लेकिन उसके पहले पाकिस्तान में सीक्रेट धमाके शुरू हो गए। सीक्रेट किलर आतंकियों को निपटा रहे हैं। पाकिस्तानी सैनिकों पर टीटीपी का हमला जारी है, यानी मुनीर चारों तरफ से घिर गया है। घर में विद्रोह, घर के अंदर टीटीपी का हमला और भारत में घुसपैठ की कोशिश करने वाले आतंकियों का जहन्नुम का टिकट सब कंफर्म है। तो टिकट कट चुका है मुनीर का, और मुनीर को अब तक यह बात पता भी नहीं कि कब मौत दस्तक दे दे। चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत के खिलाफ मुनीर बहुत बड़ी साजिश रच रहा है। पाकिस्तानी ड्रोन से बॉर्डर पर निगरानी की जा रही है और पिछले 2 दिन में कई ड्रोन को भारतीय सेना गिरा चुकी है, लेकिन पाकिस्तान की कायराना हरकत लगातार जारी है। और इस बीच पाकिस्तान से आए आतंकियों को ट्रेस किया गया है। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने जैश के आतंकियों को घेर लिया। जानकारी है कि मुनीर भारत में आतंकी हमले करवाना चाहता और 26 जनवरी को देखते हुए आतंकी हमले की एक बड़ी आशंका है। लेकिन मुनीर भूल गया कि एक भी आतंकी हमला युद्ध की श्रेणी में आएगा, यानी कि मुनीर की एक गलती इंडियन आर्मी के लिए ग्रीन सिग्नल है, क्योंकि आर्मी चीफ कह चुके हैं कि अगर दोबारा कोई हरकत होती है तो पाकिस्तान पर हमले के लिए हमें कोई रोक नहीं सकता। दरअसल जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। ये ड्रोन छोटे आकार के हैं और निगरानी के उद्देश्य से भेजे जा रहे हैं। और इन घटनाओं के बाद भारत ने पाकिस्तान को एक कड़ा मैसेज दिया, लेकिन इसके बावजूद ड्रोन गतिविधियां बिल्कुल नहीं थम रही। अब तो पाकिस्तान अपने पालतू आतंकियों को भारत भेज रहा है, जिसे सुरक्षा बल जहन्नुम पहुंचाने के लिए बॉर्डर पर पूरी तरह से तैयार है। तो ये गतिविधियां की जा रही हैं, लेकिन जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उसे अपने तरीके से देख रहे हैं। आखिर ये जो ड्रोन निगरानी की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, क्या जवाब है इसका, बता रहे हैं। अमेरिका और पाकिस्तान की जो ज्वाइंट फोर्सेस है वो भी एक्सरसाइज कर रही है पाकिस्तान के अंदर, और साथ ही साथ नूर खान एयरबेस और शमसी एयरबेस से ड्रोन्स और अमेरिका के फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ते देखे गए हैं। यानी पाकिस्तान जो है पैसे लेके ईरान के ऊपर अमेरिका के साथ मिलकर अटैक करेगा। अब ऐसे में जहां एक और बलूचिस्तान के अंदर BLA आर्मी ने नाक में दम कर रखा हो,
दूसरी ओर जहां नॉर्थ के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इनको खदेड़ना शुरू कर दिया हो बॉर्डर से और इनको अपनी सेनाएं वहां भी लगानी पड़ रही हो, वहीं उस टाइम पे अगर हिंदुस्तान ने कोई एक्शन कर दी तो इनको तो भगवान ही बचाएगा। लिहाजा इन्होंने अपने सर्विलेंस ड्रोन से डरे हुए हैं ये लोग। इन्होंने अपने सर्विलेंस ड्रोन से कभी उड़ी में, कभी पुंछ में, कभी रजौरी के अंदर, कभी खनूर में और अब सांबा के अंदर भी अपने ड्रोन सर्विलेंस के भेजने शुरू कर दिए रोज, ये देखने के लिए कि क्या भारतीय सेनाओं की कोई मूवमेंट तो नहीं हो रही बॉर्डर की तरफ और क्या भारतीय सेनाएं इनके लिए खतरा तो नहीं बन जाएंगी ऐसे समय में। तो डर ऐसा है कि भारतीय सेना के मूवमेंट को कैद करने के लिए ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। इसे कहते हैं पाकिस्तान का खौफ, पाकिस्तान का डर। लेकिन पठानकोट में आतंकी साजिश नाकाम हो जाती है। ये जितने भी हथियार आप देख पा रहे हैं, ये उन आतंकियों के हथियार थे जो छुपा कर रखे गए थे पठानकोट में। एक बड़े हमले की साजिश थी, लेकिन इन्हें उजागर कर दिया गया, इन्हें कब्जे में लिया गया। तो जम्मू कश्मीर में सेना निगरानी रख रही है और हेलीकॉप्टर से, ये जो हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं, सेना निगरानी कर रही है हेलीकॉप्टर से उन जंगलों की खाक छान रही है जहां से आतंकियों के छिपे होने की सूचना हो सकती है। तो जम्मू कश्मीर में जहां हेलीकॉप्टर से आतंकियों पर नजर है, ये हेलीकॉप्टर पेट्रोलिंग लगातार उन आतंकी गतिविधियों पर नजर रख रही है। लेकिन जंगलों की खाक छान रहे हमारे सुरक्षा बल के जवान। आप देख पाएंगे कि उन सड़कों पर, उन बीहड़ इलाकों में, उन रास्तों पर मौजूद हैं जहां से जिन रास्तों का उपयोग आतंकी कर सकते हैं, यानी कि गश्ती बढ़ा दी गई। और ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां आतंकियों के खिलाफ लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। और इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हम बात करते हैं, जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पहुंचते हैं जहां गोला बारूद बनाए जाते हैं और वहां पर वो निरीक्षण करते हैं। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, गोला बारूद का निरीक्षण कर रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अगर हमको अपॉर्चुनिटी दिया जाए सर तो और भारतीय सेना को सलाम और उससे बिल्कुल प्रेरणा लेती हुई तस्वीरें जहां आप देख पाएंगे कि चलती ट्रेन पर प्रमोशन परेड। और ये अद्भुत तस्वीर है, इसे आपको देखना चाहिए, ये अद्भुत तस्वीर है। तो युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उससे पहले ये तस्वीरें कहीं न कहीं भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को और भी ताकत देंगी और भी बल देंगी। चलती ट्रेन पर प्रमोशन परेड की जो तस्वीरें आपने देखी, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है, मुनीर के भीतर का जो भय है उसे निगरानी करने के लिए बराबर प्रमोट करता है। दूसरी तरफ भारतीय सेना उसके हर मंसूबों को निस्ताबूद करने की तैयारी कर चुकी है। तो मुनीर के आतंकियों के निशाने पर पठानकोट था और इस आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया गया, क्योंकि तस्वीरें हमने आपको दिखाई, हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है पठानकोट में, जिसमें 3 AK-47, 5 मैगजीन, तुर्की और चीन निर्मित 2 पिस्टल, करीब 100 कारतूस और भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस का दावा है कि हथियारों की जो खेप है वो पाकिस्तान से भेजी गई। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पंजाब में साजिश रच रही थी और इससे पहले पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन से हथियार भेजे गए, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां बॉर्डर वाले इलाकों में अलर्ट हो गई हैं। माना जा रहा है कि मुल्ला मुनीर भारत में दहशत फैलाना चाहता है। भारत में छिपे आतंकियों के स्लीपर सेल को एक्टिवेट उसने किया। हालांकि भारतीय सेना हर मोर्चे पर करारा जवाब दे रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। दरअसल मुनीर की फंडिंग के बाद आतंकी गतिविधियां बढ़ गई हैं।
मुनीर के इशारे पर लश्कर जैश के आतंकी साजिश रच रहे हैं और इस संभावित आतंकी हमले की चर्चा पाकिस्तान में भी हो रही है। पाकिस्तानी जो पत्रकार हैं उन्होंने दावा किया कि ये लोग कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। ऐसे में भारत पाकिस्तान का युद्ध होना तय माना जा रहा है। अब चलिए, राजनाथ सिंह पहुंचे थे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, लेकिन एक बार फिर से चिताया है, बताया है कि इस बार अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सोलर ग्रुप द्वारा निर्मित नागास्त्र ड्रोन का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया था और इस ड्रोन ने देश की ओर बुरी नजर रखने वाले आतंकियों के ठिकानों पर सटीक प्रहार, प्रिसीजन, प्रिसाइज स्ट्राइक अपनी रणनीतिक क्षमता को सिद्ध कर दिया है। यह जानकर मुझे प्रसन्नता हुई है कि नागास्त्र के और भी आधुनिक वर्जन्स, नागास्त्र के और अधिक आधुनिक वर्जन्स अब विकसित किए जा चुके हैं। यह मुझे यहां बतलाया गया है और मुझे पूरा विश्वास है भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर यह हथियार हमारे शत्रुओं के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होंगे और ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि इन हथियारों की कब आवश्यकता पड़ जाए, क्योंकि हमारा पड़ोसी जरा सिरफिरा है, कब क्या हरकत कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इस बार ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस से आगे की बात, इस बार नागास्त्र चलने की बात कही जा रही है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में भी कयास लगाए जा रहे हैं और पाकिस्तान की पोल पट्टी खोली जा रही है। वो तो हमेशा से वो कह रहे हैं, जब खत्म हुआ था या जब रोका गया था दोनों कंट्रीज के बीच में क्लैश हो, तो उस वक्त भी कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और अगर दोबारा कोई टेरर अटैक हुआ या कुछ तो हम फिर अटैक कर देंगे। और जो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर अभी भी टेरर कैंप्स हैं 7-8 कितने उन्होंने बताए हैं, तो वो कह रहे हैं कि उसको हम अभी भी निशाना बना सकते हैं। तो सर वो तो कभी खत्म ही नहीं हुआ था, तो फिर दोबारा शुरू होने का क्या है। हाँ ये जरूर है कि अब अगर वहां पे किसी किस्म का कोई अटैक हुआ या कोई और बात हुई या यहाँ पे जो वो कैंप बता रहे हैं, बल्कि कई तो वीडियोस भी दिखा रहे हैं इंडियन मीडिया के लोग, कहाँ तक सही है पता नहीं, लेकिन ये कि कोई आदमी है, मुझे उसका नाम नहीं याद इस वक्त, पाकिस्तान में, और वो खड़े होकर और अजीब अजीब किस्म की वो लश्कर वश्कर का कोई है बातें कर रहा है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करे ना, क्यों ये पब्लिकली खड़े होकर इस किस्म की बातें करते हैं जिससे कि दूसरी कंट्री को ये लगे कि ये हमारे पर अटैक कर देंगे या ये जाकर वहां पर कोई कह लीजिए कि वो जो होता है ना गज़वाए हिंद या क्या वो शुरू कर देंगे। और चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और खबर ये है कि पूरी दुनिया में जो युद्ध जैसा माहौल बना है उसके पीछे एक शब्द ईगो, और ईगो पूरी दुनिया को ले डूबेगा, क्योंकि ये तस्वीरें बता रही हैं कि बात अब जो है इज्जत पर आ गई है। ट्रंप को आप देखिए, लेकिन इन 3 बड़े नेताओं को देखकर ऐसा लगता है कि ट्रंप अब कुछ बड़ा करने के मूड में दिख रहे हैं। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, यह दिखाने की कोशिश की है कि अभी भी हम ताकत रखते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल आसमान में गरज रहा है और संदेश दे रहा है ट्रंप को कि अभी हम जिंदा हैं, अभी हम लड़ सकते हैं। तो पिछली बार की तरह तेहरान पर किस तरीके से ट्रंप हमला करवाना चाह रहे थे, लेकिन इस बार इजराइल ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। ये तस्वीरें पुरानी जरूर हैं, लेकिन मकसद इस बार भी वही था। लेकिन इस बार इजराइल ने अपने हाथ पीछे कर लिए और साफ तौर पर कहा कि किसी भी तरह की ऐसी योजना उनकी नहीं है, कोई भी ऐसी रणनीति भविष्य में नहीं दिखेगी। और इधर अमेरिका ने इराक का जो सैन्य बेस था उसे खाली करना शुरू कर दिया। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका ने छोड़ा इराक का सैन्य कैंप और ये तस्वीरें बता रही हैं कि अब बैकफुट पर, यानी कि अमेरिकी सेना वहां से स्किप आउट हो रही है, वहां से हट रही है इराक का सैन्य बेस छोड़ते हुए अमेरिकी सैनिक।
और चलिए इसके बाद मिडिल ईस्ट के आसमान को हम दिखाते हैं, जहां अमेरिकी फाइटर जेट्स जो हैं अब वो रास्ता बदल रहे हैं। उनकी मूवमेंट यहां पर देखी गई है और ये जो अमेरिकन जो बड़े फाइटर विमान हैं उनका आप मूवमेंट देख सकते हैं, जहां मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना का मूवमेंट दिखता है आसमान में। तो बदलती गतिविधियों के बीच में मिडिल ईस्ट में ट्रंप बैकफुट पर हैं, लेकिन यूएई से खबर है कि यूएई के जो राष्ट्रपति हैं वो अब भारत आने वाले हैं। तो भारत और यूएई की जो बॉन्डिंग है इसमें साफ तौर पर नजर आती है और ये फाउंडेशन जो बताता है कि भारत अपनी शक्ति के साथ बहुत कुछ कर सकता है। तो कल ही ये भारत दौरा है यूएई के राष्ट्रपति का। दुनिया में खुद को बब्बर शेर बताने वाले ट्रंप मिडिल ईस्ट में ढेर हो चुके हैं। खामनाई का खौफ ऐसा है कि अब तक हमले की धमकी देने वाले ट्रंप अपने सैनिकों को वापस बुला रहे हैं, वो भी तब जब युद्ध का सायरन अभी थमा नहीं है। ये हमले से पहले 2 कदम पीछे वाली रणनीति है या फिर रूस चीन का ईरान के साथ खड़ा होना, क्योंकि ग्रीनलैंड पर ट्रंप की दखलंदाजी से नाटो देश अमेरिका को आंख दिखा रहे हैं। अब शांति शांति की सुरसुरी छोड़ने वाले ट्रंप अपने घर में घिर गए हैं। विरोध प्रदर्शन पूरे अमेरिका के शहरों में फैल रहा है, जिसे शांत करवाना ट्रंप के लिए ईरान और ग्रीनलैंड पर हमले से पहले की बड़ी चुनौती है। तो मिडिल ईस्ट के आसमान में आपने देखा कि वहां से बैकपैक हो गया, यानी कि ट्रंप को निकलना पड़ा, उनके सैनिकों को निकलना पड़ा। उसकी तस्वीरें आपने देखी, लेकिन कुछ और बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। ये ईरान पर हमले के लिए अमेरिका पूरी तरह से तैयार नहीं है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी कैरियर ग्रुप की तैनाती नहीं है और ऐसे में दावा है कि अरब कंट्री ने ट्रंप को हमला नहीं करने की सलाह दी है। हमला अगर होता है तो ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस को टारगेट करेगा। युद्ध हुआ तो अरब देशों को बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना होगा। इस वक्त मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 19 मिलिट्री बेस हैं और बहरीन, इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, कतर, अमेरिका के 8 स्थायी अड्डे हैं। ये सभी देश अमेरिका के आर्थिक और रक्षा मामलों में सहयोगी हैं और इस तनाव के बीच कल यूएई के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं। तो भारत और यूएई के इस वक्त बहुत अच्छे संबंध है और यूएई भारत को तेल और गैस की सप्लाई करता है। उम्मीद है कि अमेरिका ईरान संकट पर भी बात होगी और इधर इजराइल भी ईरान पर हमले के मूड में नहीं दिखता, क्योंकि ईरान के संघर्ष के चलते इजराइल की मिसाइल पावर कम हुई है और इन हालातों के बावजूद ये नहीं कह सकते कि ट्रंप ईरान पर अब हमला नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रंप के इरादे कभी भी बदल सकते हैं, कभी भी वो चेंज कर सकते हैं, कभी भी रुख बदल सकता है। 1 हफ्ते में यूएसएस अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट पहुंच जाएगा और 1 हफ्ते का वक्त है और उसके बाद ट्रंप कुछ और बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो ये तरकीब सामने आ रही है, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट इसे अलग तरीके से देखते हैं, क्योंकि अमेरिका की चाल 2 कदम पीछे हटकर 4 कदम आगे बढ़ने की हमेशा से रही है। देखिए, सबसे पहले उनके मिलिट्री कमांडर्स ने साफ तौर पर उनको कहा है कि वो किसी प्रकार की गारंटी नहीं देते कि वो सफल होंगे रजीम चेंज करने के लिए। ईरान वेनेजुएला नहीं है। 12 दिन की लड़ाई के बाद भी बावजूद उसकी जो रेजिडुअल कैपेबिलिटी है वो काफ़ी है अमेरिका को, इजराइल को नुकसान पहुंचाने के लिए। अमेरिका के जो 9 एयर बेसेस हैं मिडल ईस्ट में, उन सब के ऊपर हमला हो सकता है। अमेरिका का जो बहुत बड़ा जमावड़ा है मेडिटेरेनियन में, रेड सी में, उनके ऊपर हमला हो सकता है। इजराइल के ऊपर हमला हो सकता है। ईरान जो है बहुत बड़े पैमाने पर स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को बंद कर सकता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हर्मुज बंद हो जाता है तो 40% जो दुनिया का ऑयल एंड गैस होता है वो उसी बाग से हो जाता है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, बात यहां से शुरू होती है, क्योंकि तेहरान की सड़कों पर जो हो रहा है उसे आपको भी देखना चाहिए, क्योंकि ईरान में, तेहरान में प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की है, सड़कों पर बवाल मचाया है और भारी नुकसान सरकारी इमारतों को पहुंचाया है। ये तस्वीरें तेहरान की हैं।
तो इससे भी बड़ी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं इटली से। इटली में क्या हो रहा है? इटली में उन प्रदर्शनकारियों के समर्थन में जो कि तेहरान की सड़कों पर हैं, इटली में भी ईरानी दूतावास के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और यहां भी आवाज उठाई। ट्रंप और पहलवी का पोस्टर उनके हाथों में था और विरोध जता रहे थे। तो इटली में सड़कों पर ईरानी दूतावास के बाहर प्रदर्शन की ये तस्वीरें बता रही कि किस तरीके से जो तेहरान में प्रदर्शनकारी हैं उनके सपोर्ट में अब इटली से भी आवाजें आनी शुरू हो गई हैं। तो इधर खामनेई ट्रंप को खलनायक बता रहे हैं, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ट्रंप ही सभी उपद्रव के पीछे जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसकी पूरी चाबी ट्रंप के हाथ में है। ट्रंप चाबी घुमा रहे हैं और इधर प्रदर्शन हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसके पीछे खामनेई को लगता है कि ट्रंप का हाथ है और ट्रंप की जो बिसात है उस पर ही ये सारी चीजें होती जा रही हैं। हम आपको बता रहे हैं कि पूरी दुनिया को धमकी देने वाले जो ट्रंप हैं अब वो अकेले पड़ गए हैं। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर ने ट्रंप को धमकी दी। अयातुल्लाह खामनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति को अपराधी बता दिया है। कहा है कि ईरान में जो कुछ भी हो रहा है वो ट्रंप की वजह से हो रहा है और खामनेई के मुताबिक ट्रंप ईरान को हड़पना चाहते हैं। कहा कि देशद्रोहियों को ट्रंप ने मोहरा बनाकर हिंसक प्रदर्शन कराया, अमेरिकी एजेंटों को ईरान भेजकर बेगुनाह लोगों को मरवाया। इतना ही नहीं, मस्जिदों और शिक्षण संस्थानों को बर्बाद कर दिया। खामनेई ने कहा कि प्रदर्शन में विदेशी हथियारों का इस्तेमाल भी हुआ है और ऐसे में खामनेई ने वार्निंग दी है, कहा है गलत इरादे सफल नहीं होंगे। साथ ही देश की जनता से कहा कि ईरान के लिए यह परीक्षा की घड़ी है। ईरान के गुनहगारों की कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अगर किसी ने आगे से वॉर किया तो उसे करारा जवाब मिलेगा। खामनेई का इशारा सीधे तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ था। चलिए तो खामनेई क्या कह रहे हैं, ट्रंप को खलनायक क्यों बता रहे हैं, सुनिए उन्हीं की जुबानी। آمریکا باید پاسخگو باشه. باید دستگاه‌های مختلف ما از وزارت خارجه و دستگاه‌های گوناگون دیگه، دستگاه‌های مرتبط با این کار باید دنبال کنن قضیه رو. ما کشور رو به سوی جنگ نمیبریم. ما بنا نداریم کشور رو به طرف جنگ ببریم. اما مجرمان داخلی رو همراه نمی‌کنیم. चलिए भारी अशांति की खबरों के बीच आपको हम लिए चलते हैं ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड में क्या हो रहा है, क्योंकि वहां पर भारी बर्फबारी हुई है लेकिन प्रदर्शन का जो शोर है ये गर्मी पैदा कर रहा है। तस्वीरें आप देखिए, यहां ग्रीनलैंड बिक्री का नहीं है, अमेरिका को वापस भेजो, ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं। जरा सुनिएगा। तो अमेरिका को वापस भेजो, ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल, ऐसे पोस्टर्स बैनर हाथ में है और साफ ये अनाउंसमेंट चल रही। लेकिन ग्रीनलैंड की जो राजधानी है नुअक में भी कुछ वैसा ही चल रहा है। यहां अमेरिकी दूतावास के बाहर भी बड़ी संख्या में लोग भारी बर्फ के बीच में, ठंडक के बीच में नारे लगा रहे हैं। तो ट्रंप की धमकी के बाद यहां पर जो जर्मन सैनिक हैं वो ग्रीनलैंड पहुंच चुके हैं और पूरी तरीके से जो हालात है युद्ध जैसे बने हुए हैं। जर्मन सैनिकों की जो चहलकदमी है वो ये बता रही है कि ये जो इशारा है वो ये बता रहा है कि आगे कुछ बड़ा भयावह होने वाला है। हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से ग्रीनलैंड में चीजें बदलती जा रही हैं और जो ट्रंप हैं वो निशाने पर आते जा रहे हैं। तो ग्रीनलैंड पर ट्रंप अमेरिका का कब्जा चाहते हैं। ट्रंप अपनी इच्छा कई बार जाहिर कर चुके हैं और इसमें कहीं कोई कोताही
ही नहीं, अब ट्रंप के इस सपने का विरोध सड़कों पर हो रहा है। ग्रीनलैंड में हजारों लोगों ने ट्रंप के विरोध में प्रदर्शन किया। ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर दिए बयानों पर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है ऐसे नारे लगाए हैं। बर्फीली सड़क थी, प्रदर्शनकारी वहां पर डटे थे, विरोध मार्च निकाल रहे थे। अमेरिकी दूतावास के बाहर जमकर नारेबाजी हुई है और इस प्रदर्शन को ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा प्रदर्शन अब तक का माना जा रहा है। इसमें राजधानी नूक की लगभग 1/4 आबादी शामिल हुई। यूरोपीय संघ के देश भी ट्रंप के ग्रीनलैंड प्लान का विरोध कर रहे हैं और ऐसे में अब डोनाल्ड ट्रंप ने विरोध करने वाले देशों पर टैरिफ का एक बड़ा बम फोड़ा है। अमेरिका ने यूरोप के 8 देशों पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, इसके अलावा नीदरलैंड और फिनलैंड टैरिफ के दायरे में आएंगे। मतलब कि 1 फरवरी से अमेरिकी टैरिफ लागू हो जाएगा और ट्रंप के इसी फैसले का यूरोपीय संघ के जो सांसद हैं वो विरोध कर रहे हैं। यूरोपीय अमेरिका के साथ हुए ट्रेड एग्रीमेंट को रोकने की तैयारी में है और यूरोपियन पीपल्स पार्टी ने कह दिया है कि ट्रंप की धमकी के बीच ये वाली डील संभव नहीं है। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक और धमकी दे डाली। कहा कि अगर ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं हुआ तो 1 जून से 10% टैरिफ को बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा, जिसका जवाब अब नाटो देश की तरफ से भी दिया जा रहा है। चलिए एक्सपर्ट्स जो हैं वो क्या देख रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और जो टैरिफ बम है ट्रंप की तरफ से उसको लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए। स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, यूके, जर्मनी ये सब विरोध कर रहे हैं ग्रीनलैंड के ऊपर अमेरिका के कब्जे का। और ये वही देश हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए थे कि जी आप हमसे डील कर लीजिए पर हमारे ऊपर टैरिफ मत बढ़ाइए। एक दफा झुक गए, लिहाजा अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इतना ही नहीं, 1 जून से अगर मेरे कहना नहीं मानोगे तो 25% आपके ऊपर में टैरिफ बढ़ा। वो तो बात ऐसी है कि अमेरिका इसको बाई फोर्स अगर लेता है तो उससे तीसरे विश्व युद्ध का प्रारंभ होने का खतरा इसलिए बढ़ जाता है कि आर्कटिक सी के नॉर्दर्न रूट के ऊपर रशिया और चाइना के भी उतने ही इंटरेस्ट है जितने अमेरिका के हैं। तो पूरे विश्व को युद्ध की आग में झोंकने वाले ट्रंप के घर में खुद आग लगी है। ट्रंप को झटका यहां लगता है कि अमेरिका की सड़कों पर भी बवाल मचा है और मिनेसोटा में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए। तो विद्रोहियों को शांत कराने पहुंची जो यूएस आर्मी थी उस पर पत्थरबाजी कर दी गई है। ये तस्वीरें देखना बहुत जरूरी है। सुरक्षा बलों को लगाया गया था कि आप जाकर वहां पर शांति स्थापित कीजिए, लेकिन उल्टे उन्हें दौड़कर भागना पड़ा क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया। ट्रंप की नीतियों के कारण ही ये बवाल मचा, ये शोर, ये भगदड़, ये पत्थरबाजी सब ट्रंप की गलत नीतियों की वजह से है। और ऐसे में अगली तस्वीर आपको दिखाएगी कि प्रदर्शनकारी जो हैं वो बड़ी संख्या में सड़कों पर आ गए हैं और बराबर विद्रोह की जो आग है वो ट्रंप की नीतियों के कारण अमेरिका की सड़कों पर देखने को मिल रही है। तो बिल्कुल ईरान की तरह अमेरिका में भी प्रदर्शनकारियों के साथ बिल्कुल उसी तरीके का सलूक हो रहा है जो ईरान में हमने आपको, कोई ज्यादा अंतर आपको नहीं दिखेगा। ईरान में भी प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठी डंडे पर से, अमेरिका में भी कुछ वैसा ही हो रहा है। दोनों तरफ हाल एक जैसा। तो सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर जो ट्रंप हैं वो क्या चाहते हैं। घर बचा नहीं पा रहे, दुनिया को लेकर उनके ख्यालात कुछ और हैं। ईरान की तरह अमेरिका में भी विद्रोह शुरू हो गया है। अमेरिका के कई राज्यों में बगावत की जो चिंगारी है वो फैल गई है। खासकर आईसी एजेंट्स की तैनाती को लेकर बड़ा आक्रोश है। जो आक्रोश है इसके बाद विद्रोहियों के खिलाफ ट्रंप ने अपनी सेना उतार दी है और प्रदर्शनों के दौरान 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही प्रदर्शनकारियों के साथ सुरक्षा बलों ने मारपीट की है, रोड़ेबाजी हुई। ट्रंप के खिलाफ यह विद्रोह अमेरिका के मिनेसोटा प्रांत में हो रहा है। ट्रंप भले ही खामनेई पर तानाशाही का आरोप लगाते हो, लेकिन मिनेसोटा के लोग ट्रंप को तानाशाह बताकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल दुनिया में अशांति फैलाने वाले ट्रंप अब घर में ही घिर गए। जो तस्वीरें आ रही हैं इसकी शुरुआत आईसी एजेंट की रेड के दौरान हत्या से होती है और आईसी एजेंट ने 37 साल की रेनी नाम की महिला को गोली मारी और इसके बाद हालात उग्र हो गए, विरोध की चिंगारी फैल गई और पूरी अमेरिका को इसने चपेट में ले लिया। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को धमकी भी दी।
ट्रंप की धमकी के बाद मिनेसोटा कोर्ट में प्रदर्शन को लेकर सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े कर दिए गए। कोर्ट ने कहा शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों को गिरफ्तार आप नहीं कर सकते, तो कोर्ट ने यह हिदायत दी है। लेकिन अब टैरिफ की जो धमकी है, जो बम फोड़ने की कोशिश बराबर ट्रंप करते हैं, जरा सुनिएगा इस बार वो क्या कह रहे हैं। Put a 25% tariff, which is, by the way, about 7 times more than they would have to pay by raising their drug, like 7 times. This wasn't like a little bit more, 7 times more. And I may do that for Greenland too. I may put a tariff on countries if they don't go along with Greenland, because we need Greenland for national security. So I may do that. I'll give you a little. चलिए अब आते हैं महाराष्ट्र की तरफ, रुख करते हैं खबरों का, जहां पर एक बड़ी जीत महायुति की होती है। लेकिन इस जीत के बाद भी बहुत कुछ बदलने वाला है, कई तरह की आशंकाएं हैं, क्योंकि शिंदे की होटल पॉलिटिक्स इसे एक नया रुख दे रही है, एक नया अंजाम देती हुई नजर आती है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि अब यह पॉलिटिक्स क्या कहलाती है। महायुति की भव्य जीत और शिंदे को आप देख पा रहे हैं समर्थकों से घिरे हुए, क्योंकि 29 नंबर वाले शिंदे हैं, यानी इनके रहने से मजबूती मिलेगी। लेकिन इधर उधर अगर इन्होंने कर दिया तो फिर बात कुछ और हो सकती है। तो इधर शिंदे की शिवसेना में कांग्रेस के जो नेता हैं उनकी यहां मौजूदगी होती है, यानी सदस्यता ग्रहण करते हैं। यानी कि एक तरफ शिंदे जो हैं उन्होंने एक बड़ा मैदान मारा है, दूसरी तरफ कांग्रेस के दूसरी पार्टियों के लीडर्स को भी अपनी पार्टी में मिला रहे हैं और इसी क्रम में कांग्रेस के लीडर शामिल होते हैं। अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आखिर सवाल है कि आखिर होटल में अपने पार्षदों को क्यों रख रहे हैं शिंदे, ये सवाल है, मन में क्या चल रहा है। क्योंकि अगर महायुति की जीत हुई है तो फिर वो चाहते क्या है, सवाल इस बात को लेकर है। लेकिन क्या उस खेल से हम इनकार नहीं कर सकते कि क्या कोई बड़ा खेला होने वाला है, इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है, शिंदे चाहते क्या हैं, उनकी मंशा क्या है। चलिए हम आपको बताते हैं। बीएमसी में महायुति को बहुमत मिला, भव्य बहुमत मिला, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और महायुति में बीजेपी के साथ शिंदे की शिवसेना है। अब देखिए यहां पर संकेत है कि बीएमसी में एक बड़ा खेला होने वाला है। खबर है कि एकनाथ शिंदे बीएमसी का खेल पलट सकते हैं। हालांकि शिंदे या फिर उनकी पार्टी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन शिंदे की पार्टी जो कर रही है उसके संकेत ठीक नहीं लगते। वजह नंबर 1, शिंदे ने अपने सभी 29 पार्षदों को होटल में ठहरा दिया है। सवाल उठता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। इस पर शिंदे चुप हैं और पार्टी भी चुप है, जबकि बहुमत महायुति का है। यानी कि दूसरी वजह की तरफ अगर हम चलें तो फडणवीस ने कहा कि मेयर महायुति का होगा। महायुति से सीधा मतलब है कि बीजेपी का होगा, क्योंकि 89 सीटों के साथ बीजेपी एक बड़ी पार्टी है। लेकिन शिंदे ने इस पर चुप्पी साध रखी है। तीसरी वजह, शिंदे को लेकर तमाम अफवाहें हैं। मुंबई की मीडिया में तरह तरह की चर्चा है, लेकिन शिंदे ने इस पर कोई बयान नहीं दिया है। चौथी वजह है कि शिवसेना बाला साहब ठाकरे का नाम उछाल रही है। पार्टी कह रही है कि 2026 उनका जन्म शताब्दी वर्ष है। खबर है कि इसी बहाने पार्टी मुंबई का मेयर पद चाहती है। सूत्र बताते हैं कि पार्टी 2.5 साल के लिए अपना मेयर चाहती है। तो चौथी ये बड़ी वजह हमने आपको बताई। तो किस तरीके से सियासतदान इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं, ये भी देखिए। जो अगर से कॉर्पोरेटर चुनकर आए हैं अभी उनके अलायंस के, उनको कोई किडनैप करेगा, उनको तोड़ेगा, इसलिए एक ताज होटल में उनको बंदी बना कर रखा है। वो ताज होटल का एरोडा जेल या ऑर्थोरोड जेल बना दिया है इतना शिंदे ने। ये बहुत ही नाइंसाफी। संजय राउत जी, आप अपनी खुद की पार्टी के बारे में चिंता कीजिए। दोनों ठाकरे भाई एक होने के बाद भी आज वो बीएमसी में अपनी सत्ता सरकार नहीं बचा पाए, तो अपनी पार्टी जो नहीं बचा पा रहे हैं, जिनको अपनी पार्टी में क्या हो रहा है वो नहीं पता, जिनको अपने अलायंस पार्टनर सीरियसली नहीं लेते, वो लोग दूसरों को अलायंस के बारे में जानकारी या एडवाइस ना दे तो बेहतर होगा। मुख्यमंत्री का भी समय आया था मुख्यमंत्री चुनने का, तब भी इस तरीके की कश्मकश चली थी। मुंबई की जनता ने उनको आईना दिखाया, उन्होंने बताया कि कौन सी सही शिवसेना है। अब वो मांग कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 78 सीट पे रह गई है, उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, तो इस तरीके की आर्म ट्विस्टिंग करेगी। तो महाराष्ट्र में अपनी ताकत को दिखाने का यही मौका है और शिंदे समझते हैं कि मौसम की जो नजाकत है वो मौके की नजाकत ये बता रही है कि अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। और यहां पर बाला साहब का नाम लेकर भी कुछ ऐसी रणनीति शिंदे के दिमाग में चल रही है। लेकिन
पीएम मोदी अपने चुनावी मिशन पर लगे हुए हैं। कोलकाता से लेकर आसाम तक उन्होंने एक ब्रिज सा बना दिया है और चुनावी मूड हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और ये देखिए, पश्चिम बंगाल में सिंगूर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, जहां पर भव्य स्वागत उनका होता है। और सिंगूर में जो आवाजें आ रही हैं उसे भी जरा महसूस करने की कोशिश कीजिए। বিরোধী দলনেতাদের পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের भारत माता की, भारत माता की। तो बंगाल में सिंगूर में कई प्रोजेक्ट्स का उन्होंने उद्घाटन किया है। 837 करोड़ के प्रोजेक्ट का उन्होंने उद्घाटन किया, रिमोट दबाकर इसका शुभारंभ किया है। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि बंगाल को प्रधानमंत्री की तरफ से, केंद्र की तरफ से बहुत बड़ी सौगात मिली। तो बंगाल में विकास की रफ्तार, उसकी बयार कैसी बहे, इसके लिए प्रधानमंत्री की सोच साफ तौर पर दिखती है उन योजनाओं के तौर पर। लेकिन क्या चल रहा है ये हम आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री जो है मिशन मोड में है, ये चुनावी मिशन है। कल बंगाल में थे, फिर गुवाहाटी पहुंच गए और फिर पश्चिम बंगाल के सिंगूर में एक बड़ी सभा उन्होंने की। इस सभा में उन्होंने सीधा ममता को टारगेट किया, ऐलान किया कि अगली सरकार बीजेपी की बनेगी। बंगाल में महाजंगल राज है, प्रधानमंत्री ने कहा कि महाजंगल राज है, बंगाल की जनता इसे बदल देना चाहती है। बीजेपी एनडीए ने बिहार में जंगल राज को रोक दिया है, अब टीएमसी के महाजंगल राज का खात्मा किया जाएगा। मतलब यह कि यहां की शिक्षा व्यवस्था माफिया भ्रष्टाचारियों के कब्जे में है। प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं, बंगाल में तभी निवेश आएगा जब माफिया दंगाई भगाए जाएंगे। टीएमसी सरकार केंद्रीय मदद को जनता तक पहुंचने नहीं देती है, यह आरोप प्रधानमंत्री के थे। उन्होंने कहा कि बंगाल सरकार के राज में जो बेटियां हैं वो सुरक्षित नहीं है। घुसपैठियों को बचाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती हैं। बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन मांगी गई लेकिन नहीं मिली। ये देखिए किस तरीके से, क्योंकि घुसपैठिए बंगाल सरकार के पक्के वोटर हैं, तो यह बताया जा रहा है। और नरेंद्र मोदी ने मंच से खुले तौर पर क्या कुछ कहा, बंगाल की जनता को संबोधित किया, सुनिए। टीएमसी सरकार पश्चिम बंगाल की, देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। यहां घुसपैठियों को भांति भांति की सुविधाएं देती है। घुसपैठियों को बचाने के लिए धरने प्रदर्शन करती है। आप याद रखिए, टीएमसी को घुसपैठिए इसलिए पसंद है क्योंकि वो इनके पक्के वोट बैंक है। और अब बात मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर ए.आर. रहमान की करते हैं, जो अब माफीनामा पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक छोटा सा बयान और सब कुछ बवाल में बदल जाता है। हम कहा माफी दे दो इसलिए क्योंकि अब वो अपनी बात को लेकर कह रहे हैं, सफाई पेश कर रहे हैं। क्या उन्होंने कहा, कितने भव्य तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि ए.आर. रहमान की जो छवि है वो एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर है जिन्हें विश्व जानता है, जिन्हें ऑस्कर मिल चुका है। और ऐसे में अब ए.आर. रहमान की उस टिप्पणी की वजह से अब बवाल हो रहा है, हर तरफ शोर ही शोर है। तो रहमान ने फिल्म जाला से लेकर रामायणम तक का जिक्र किया, ये बताया कि हमने कितने काम किए, कितने अच्छे काम किए। हमारी मानसिकता वैसी नहीं थी, हमने जो कहा उसका तरीका वो नहीं था। अब माफीनामे तक बात आ गई। Mentoring the Sunshine Orchestra, also building India's nurturing Jala, presented at the Wave Summit in front of the Honorable Prime Minister and Ruinur, to collaborating with the young Naga musicians. तो कुल मिलाकर रहमान अब माफीनामा पढ़ रहे हैं। रहमान चाहते हैं कि जो उनकी जुबान से निकला वो नहीं निकलना चाहिए था, लेकिन निकल गया, तो अब वापसी कर रहे हैं। चलिए हम आपको बता रहे हैं कि संगीतकार ए.आर. रहमान को सच का सामना हो गया, यानी कि सच की जो असली परछाई है दिख गई है। रहमान को एहसास है कि उन्होंने कुछ ज्यादा बोल दिया है। उन्होंने अपने सांप्रदायिक बयान पर विरोध के बाद सफाई दी है। ए.आर. रहमान ने एक वीडियो जारी कर अपनी बातें रखी। उन्होंने सफाई में कहा, संगीत हमेशा से मेरे लिए जुड़ने, जश्न मनाने और संस्कृति को सम्मान का माध्यम रहा है।
भारत मेरी प्रेरणा है, मेरा गुरु है, मेरा घर है, और कई बार नीयत को गलत समझ लिया जाता है, यह रहमान ने कहा। लेकिन मेरा उद्देश्य हमेशा संगीत के जरिए लोगों को ऊपर उठाना और सम्मान देना रहा है। मैंने कभी किसी को दुख पहुंचाने की कोशिश नहीं की। रहमान कहते हैं कि मुझे उम्मीद है मेरी सच्चाई महसूस की जाएगी। मुझे भारतीय होने पर गर्व है जो मुझे पूरी आजादी देता है, जहां मैं अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के लिए स्वतंत्र हूं। संगीतकार ए.आर. रहमान ने इंस्टाग्राम पर यह वीडियो पोस्ट डाला है। दरअसल रहमान ने एक इंटरव्यू में हिंदुओं को टारगेट किया था। उन्होंने अपने इंटरव्यू में मोदी सरकार पर हमला बोला था। हालांकि इंटरव्यू में उन्होंने हिंदुओं का नाम नहीं लिया था, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का नाम भी नहीं लिया था। उस इंटरव्यू में जो कहा था उससे समझना मुश्किल भी नहीं था। उन्होंने कहा था पिछले 8 सालों में शायद सत्ता का बदलाव हुआ है, पहली लाइन यही थी। और जो रचनात्मक नहीं है, दूसरी लाइन ये थी। उन्होंने कहा कि वे फैसले ले रहे हैं बिना नाम लिए। उन्होंने कहा शायद सांप्रदायिक बात भी रही हो, लेकिन मेरे सामने किसी ने नहीं कहा। हां, मुझे कुछ फुसफुसाहट सुनाई देती है, रहमान ये कहते हैं। तो कुल मिलाकर रहमान ने अपनी बात की, लेकिन रहमान अब सफाई दे रहे हैं। रहमान की सफाई सुननी जरूरी है। India is my inspiration, my teacher and my home. I understand that intentions can sometimes be misunderstood. But my purpose has always been to uplift, honor, and serve through music. I have never wished to cause pain, and I hope my sincerity is felt. I feel blessed to be Indian, which enables to create a space which always allows freedom of expression and celebrates multicultural voices. तो सफाई ऐसी नहीं आई, बल्कि बॉलीवुड के जो कई बड़े लेखक हैं, संगीतकार हैं, उनका भी एक दबाव था। उनकी प्रतिक्रियाएं जब आई तो ए.आर. रहमान को सफाई देने के लिए आना पड़ा। जावेद अख्तर क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि लोगों के मन में उनके लिए बड़ा सम्मान है। हो सकता है लोगों को लगता हो कि वो ज्यादा व्यस्त हैं, लोगों को यह लगता हो कि वो विदेश में बड़े बड़े शोज में व्यस्त हो। वे तो इतने बड़े आदमी हैं कि छोटा प्रोड्यूसर उनके पास जाने से डरता भी हो। मुझे इसमें कोई सांप्रदायिक बातें नजर नहीं आती। कंगना रनौत कहती हैं, जो कि एक्ट्रेस हैं, उन्होंने कहा कि मैं चाहती थी कि वे मेरी फिल्म का नरेशन करें। उन्होंने मेरी फिल्म इमरजेंसी में नरेशन से इनकार कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि वे किसी प्रोपेगेंडा फिल्म का हिस्सा नहीं बनेंगे। मैं मानती हूं कि आपसे ज्यादा पूर्वाग्रही कोई और नहीं है और आपसे ज्यादा नफरत भरा इंसान मैंने नहीं देखा है। शान, जो कि सिंगर हैं, उन्होंने कहा कि मैंने इतने सालों से इतना गाया है, कभी कभी मुझे भी काम नहीं मिलता, लेकिन मैं इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लेता। हर किसी की अपनी सोच और अपनी पसंद होती है। मुझे नहीं लगता कि संगीत में कोई सांप्रदायिक पहलू है। ऐसा होता तो बॉलीवुड में 3 सुपरस्टार मुसलमान ना होते। अब शोभा डे की बात करते हैं, जो कि सिंगर हैं। उन्होंने कहा कि रहमान ने बहुत खतरनाक टिप्पणी की। मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों कहा। मैं 50 सालों से बॉलीवुड में हूं, यहां सांप्रदायिकता की कोई जगह नहीं है। अब चलिए इन लोगों ने जो भी कहा, जो रिएक्शन दिए, उनकी जुबानी सुनाते हैं। म्यूजिक में ऐसा नहीं होता। अगर ऐसी बात होती तो हमारे सारे तीनों सुपरस्टार्स जो 30 साल से, वो भी अगर आप कहें तो माइनॉरिटी में, बट उनकी फैंस किसी से कम है, बढ़ती ही जा रही है जी। तो ऐसा तो नहीं होता। और हमें कितना काम मिलना चाहिए ये तो हमारे हाथ में है नहीं है। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। मैं यहाँ पर मुंबई में सभी लोगों से मिलता हूँ, लोग दे हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम। हो सकता है लोग ये समझते हो कि अभी वो वेस्ट में ज़्यादा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिनके पास ज्ञान है वो सबसे ताकतवर इंसान है। समझदार लोग शब्दों का सही मतलब समझते हैं, लेकिन मूर्ख शब्दों को ही सच मान लेते हैं। उन्होंने कहा कि जो बुरा हो चुका है उस पर इंसान को अटकना नहीं चाहिए, बल्कि आगे जो अच्छा आने वाला है उस पर ध्यान लगाना चाहिए। अब Realme 16 Pro सीरीज के साथ कैप्चर कीजिए हर स्पेशल मोमेंट को। इसका 200 मेगापिक्सल पोर्ट्रेट मास्टर कैमरा लेता है क्रिस्प और डिटेल पिक्चर्स। अब वाइब मास्टर मोड के जरिए आपके वीडियो और मोमेंट्स हो जाएंगे और भी डायनेमिक और एंगेजिंग। हर फ्रेम में मिलती है परफेक्ट क्लैरिटी, नेचुरल स्किन टोन और वाइब्रेंट कलर्स, ताकि आपकी यादें हो जाएं हमेशा के लिए यादगार। यह है Realme 16 Pro सीरीज 200 मेगापिक्सल पोर्ट्रेट मास्टर, परफेक्ट एट एवरी ज़ूम। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH